के प्रायोजक हैं हार्ट सर्जरी में 16 साल से भी अधिक वर्षों का अनुभव। किसी भी हृदय रोग संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें। We believe that the greatest gift you can give to your family and to the world is your healthy too. Because कहा जाता है कि अगर आप अच्छे सेहतमंद रहेंगे तो वही सबसे बड़ा तोहफा है आपके परिवार के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा और ये देश भी तरक्की करेगा। इसीलिए हर सप्ताह इसे मद्देनजर रखकर हम लाते हैं ये शो मैरी टॉक, जो कि फोन इन लाइव शो है और इसमें बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत के बारे में और खास विषय लेकर आते हैं जिसपे खास तरह के डॉक्टर्स आपसे मुखातिब होते हैं स्टूडियो में फोन के जरिए सीधे तौर पर। आज हम एक बार फिर आपको रूबरू करवा रहे हैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर संदीप अग्रवाल से। आपका सर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। आज एक बार फिर डॉक्टर संदीप अग्रवाल आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं और आज एक बार फिर हम अपने हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, चूंकि वो कार्डियक सर्जन हैं। लेकिन उनसे बात करने के लिए 8107800000 हमारा नंबर है। आप इस पे कॉल करके उनसे सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि जो लोग हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं सिर्फ वही कॉल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में इसको लेकर कोई ऐसी उधेड़बन या कोई उलझन है तो आप उसके बारे में भी डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। क्या पता आपका ये ज्ञान आपके पास पड़ोस, आपके रिश्तेदारों और आपके परिवार को भी कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो आप इसे ध्यान में रखकर हमें कॉल कीजिएगा 8107800000 पर। जब तक आप कॉल करें मैं सर से मुखातिब होती हूँ। एक बार फिर से सर वार्मली वेलकम आपका। सर आप कार्डियक सर्जन हैं और आज हम हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बाईपास एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, शायद ऐसे भी दर्शक होंगे जो आज हमसे जुड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार फिर से आप वो डिटेलिंग दें कि बाईपास सर्जरी है क्या। लोगों में बहुत डर है इसे लेकर। आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल वैलिड है। बाईपास सर्जरी आज के ज़माने में भी जब भी नाम आता है बाईपास सर्जरी का, एज अ सर्जन जब हम एडवाइस करते हैं लोगों को बाईपास सर्जरी, तो सबसे पहले लोगों का रिएक्शन होता है कि ये बहुत बड़ी सर्जरी है, बहुत रिस्की सर्जरी है और इसके सक्सेस रेट बहुत कम होंगे और इससे ज़िंदा बच पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट होएगा। लेकिन ये आज के ज़माने में काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल साइंस काफ़ी प्रोग्रेस कर गई है। पहले काफ़ी हद तक जब बाईपास सर्जरी करी जाती थी तो हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। टेम्परेरी पूरा ब्लड का सर्कुलेशन मशीन के थ्रू डाइवर्ट करके बॉडी में लाया जाता था और जब ग्राफ्टिंग की जाती थी तब हार्ट को बिल्कुल बंद किया जाता था और स्टिल हार्ट पे, अरेस्टेड हार्ट पे बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती थी। ये ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स चेंज हो गया है और अब हमारे देश में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बाईपास सर्जरीज आर डन ऑन बीटिंग हार्ट। दैट मीन्स हम हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हार्ट को पूरी तरह से बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्राफ्टिंग के दौरान। इसकी वजह से जो बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आजकल हम नॉर्मल रिस्क कोट करते हैं 0.5 to 1%। दैट मीन्स 99% सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। तो बाईपास सर्जरी आज के ज़माने में अगर किसी को एडवाइस की जाती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे कहने का अर्थ ये है जी। अच्छा, बाईपास को एंजियोप्लास्टी से जोड़ा जाता है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? दोनों प्राइमरली ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हार्ट का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो सके और लोगों का मानना ये है कि एक का काम या दोनों का काम सेम ही है। इसका मतलब किसी भी केस में एंजियोप्लास्टी करी जा सकती है या किसी भी केस में बाईपास सर्जरी करी जा सकती है। लेकिन एज अ सर्जन या एज अ मेडिकल पर्सन आई नो दैट दीज आर नॉट टू कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज कि हमारी कोई इसमें होड़ नहीं है कि हम या तो प्लास्टी करें या बाईपास सर्जरी करें। दोनों का स्पेसिफिक रोल रहता है। कुछ केसेस में एंजियोप्लास्टी इज अ प्रेफरेबल ऑप्शन और कुछ केसेस में बाईपास सर्जरी इज अ मच बेटर ऑप्शन। और जैसा मैंने बताया कि दोनों का मकसद एक यही है कि हम ट्रीटमेंट के ज़रिए हार्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं
उसको या तो हम बाईपास करके हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ाएं जी। या फिर एंजियोप्लास्टी के ज़रिए, बलून के ज़रिए उन ब्लॉकेजेस को ओपन करके और हार्ट के जो पंप है उसका ब्लड सप्लाई बढ़ाएं। दोनों का जो करने की प्रक्रिया है वो दोनों अलग होती हैं, दोनों की रिकवरी टाइम अलग होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से compete नहीं करते हैं। कुछ केसेस में एंजियोप्लास्टी इज अ फार बेटर ऑप्शन एंड कुछ केसेस में बाईपास सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। ओके, अच्छा आपने बोला कि दोनों इस पे डिपेंड करता है कि नीडी क्या है। अगर बाईपास की जरूरत है तो उस वक्त बाईपास किया जाएगा, और जब एंजियोप्लास्टी की जरूरत है तो ये कौन सी सिचुएशन होती है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि नाउ वी नीड बाईपास एंड नाउ वी नीड एंजियोप्लास्टी? बिल्कुल, तो इसमें जब एंजियोग्राफी होती है जी, तो उसके अनुसार एंजियोग्राफी में किस प्रकार के ब्लॉकेजेस आए हैं, कितनी नसों में ब्लॉकेजेस आए हैं, वो काफ़ी हद तक डिटरमिन करते हैं कि एंजियोप्लास्टी बेटर ट्रीटमेंट रहेगा कि बाईपास सर्जरी। जी। इससे पहले एक स्टेप मैं लेना चाहूँगा कि अगर किसी सिचुएशन में किसी मरीज को एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब सडन चेस्ट पेन हुआ है और ईसीजी में, कार्डियोग्राम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं और एक ऑनगोइंग हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हुई है, तो उन केसेस में एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो ये पामी जो शब्द है, जो हम इमरजेंसी में जब मरीज आते हैं तब उनकी एंजियोग्राफी एडवाइस होती है और कई बार डॉक्टर कहते हैं उनको कि ये आपकी एक नस 100% ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से आपको अभी अटैक आया है और इसको एंजियोप्लास्टी तुरंत करने की ज़रूरत है। तो इन केसेस में एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए, क्योंकि इससे सिम्टम्स रिवर्ट होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं और हार्ट अटैक की वजह से जो डैमेज आया होता है वो प्रिवेंट होता है और काफ़ी हद तक डैमेज लिमिट भी होता है। तो हार्ट का पंपिंग जो कम होता है हार्ट अटैक की वजह से, उसमें रिकवरी आने के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो एंजियोप्लास्टी एक करी जाती है जब एक्यूट हार्ट अटैक होता है, और दूसरी होती है जब इलेक्टिवली आपको छाती में रेगुलरली थोड़ा बहुत आप चलते हो, दर्द होता हो, एंजाइना होता हो, काफ़ी समय से सिम्टम्स रहे हो और आप इलेक्टिवली डेट लेके आप एडमिट होते हैं एंजियोग्राफी के लिए, और उसके बाद एंजियोग्राफी होने के बाद में अगर ऐसा आता है कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो सिर्फ एक या दो नलियों में हैं, या अगर कभी कभी तीनों नलियों में भी इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन वो लंबे ब्लॉकेजेस नहीं हो, शॉर्ट सेगमेंट ब्लॉकेजेस हो, तो उनको कई बार बलून से और एंजियोप्लास्टी से खोला जा सकता है। आमतौर से अगर तीनों नसों में ब्लॉकेज हो या लेफ्ट साइड की मुख्य नस में ब्लॉकेज हो, जिसको हम लेफ्ट मेन डिजीज कहते हैं, या पहले कभी हार्ट अटैक आया हो जिसकी वजह से हार्ट का पंपिंग कमज़ोर हुआ हो, या अगर मरीज़ डायबिटिक हैं, तो इन सब पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स लंबे समय के हिसाब से बेहतर माने जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आज की तारीख में बाईपास सर्जरी का रिस्क काफ़ी कम है, सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। तो अगर एंजियोग्राफी के बाद में कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन सलाह देते हैं कि आपका केस सूटेबल नहीं है एंजियोप्लास्टी के लिए, तो मरीज को बाईपास सर्जरी सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, जब दोनों को डायग्नोस किया जाता है तो दोनों के सिम्टम्स भी एक जैसे ही होते हैं, वही सीने में जलन और? बिल्कुल, सिम्टम्स जब होते हैं हार्ट की नसों में, जब ब्लॉकेजेस आती हैं तब आना चालू होते हैं, और कई बार अगर पहले बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं रहे हों और सडनली 100% अगर नस ब्लॉक हो गई हो तो वो सडन हार्ट अटैक की तरह मैनिफेस्ट करती है। कई बार पेशेंट्स डायबिटिक्स होते हैं तो उनको क्योंकि डायबिटीज़ के कारण नर्व्स की सेंसिटिविटी कम होती है, तो उनको साइलेंट अटैक्स भी आ सकते हैं। जब उनको हल्का फुल्का पेन हुआ हो, उनको पेशेंट्स को ऐसा लगा हो कि ये मस्कुलर पेन है और वो एक्चुअली मस्कुलर पेन ना हो के माइनर हार्ट अटैक आया हो और वो साइलेंट अटैक की तरह पास ऑफ हो गया हो। तो दोनों कंडीशंस में सिम्टम्स सेम रहते हैं, लेकिन आगे का जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो निर्भर करता है कि एंजियोग्राफी के अंदर फाइंडिंग्स किस प्रकार की हैं।
अच्छा, ये कितना सच है कि कहा जाता है कि 3 अटैक आने के बाद जो तीसरा अटैक होता है उसके बाद पूरे चांसेस खत्म हो जाते हैं? डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं, क्या ये वाकई में सच है कि 3 अटैक के बाद उम्मीद नहीं की जा सकती? बिल्कुल सच नहीं है। अटैक चाहे एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, सिर्फ नंबर ऑफ अटैक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पहले अटैक में या हर अटैक जो भी पहले आया हो उसमें डैमेज कितना ज़्यादा हुआ हो। अगर पहले ही अटैक में काफ़ी बड़ा एरिया हार्ट का डैमेज होता है तो कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचने का मौका भी नहीं मिलता है। अगर उनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है या अगर उनके हार्ट के मेन पंप काम करना बंद कर देते हैं तो वो सडनली कोलैप्स होके, और उसको अगर 3 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को अटैक आ चुका है पहले या हार्ट का पंपिंग अटैक की वजह से कम हुआ है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसको जल्द से जल्द एंजियोग्राफी करा के और अकॉर्डिंग टू एडवाइस आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जिन पेशेंट्स की बाईपास सर्जरी होती है उन्हें हॉस्पिटल में कितने दिन स्टे करना पड़ता है, और जिनकी एंजियोप्लास्टी होती है उनकी? दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है स्टे का। एंजियोप्लास्टी जो करी जाती है वो लगभग उसका प्रोसीजर इज सिमिलर टू एंजियोग्राफी। ओके, मतलब आजकल एंजियोग्राफी पहले जब करते थे तब हम ग्रॉइन के अंदर नस के अंदर पंचर करके वायर डालते थे, और प्रोसीजर होने के सिंपल एंजियोग्राफी होने के बाद भी नॉर्मली 6 घंटे तक पेशेंट को पैर हिलाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अच्छा। और ये अब चेंज हो गया है, काफ़ी सारे सेंटर्स में आजकल एंजियोग्राफी हाथ की नस से हो जाती है। तो ये डे केयर प्रोसीजर जैसा एंजियोग्राफी हो गया है कि एंजियोग्राफी होने के बाद 3-4 घंटे बाद डिस्चार्ज भी कर देते हैं। और एंजियोप्लास्टी इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ एंजियोग्राफी, मतलब जिस प्रकार एंजियोग्राफी होती है उसी रूट से उसी तरीके से एंजियोप्लास्टी भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंजियोग्राफी में सिर्फ हम नली डाल के पतले से वायर्स डालते हैं और उसके द्वारा इंजेक्शन देके दवाइयों के द्वारा हम कहाँ ब्लॉकेजेस हैं वो डिटरमिन करते हैं। एंजियोप्लास्टी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसमें हम पतले वायर और वायर के ऊपर बलून उतारते हैं और ब्लॉकेज के अक्रॉस बलून डाल के बलून इन्फ्लेट करके ओपन करते हैं, रास्ते को खोल देते हैं और उसको खुला रखने के लिए फिर आगे स्प्रिंग जैसा जो इम्प्लांट होता है जिसको हम स्टेंट कहते हैं उसको हम बैठाते हैं। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करीब करीब एक स्टेप के आगे, मतलब इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ वन स्पेक्ट्रम। और एंजियोप्लास्टी में नॉर्मली 2 से 3 दिन का स्टे रहना पड़ता है। इसमें अगर पहले 24 घंटे 48 घंटे कोई दिक्कत नहीं आती है तो जनरली आईसीयू में भी रहने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और आमतौर से 48 आवर्स बाद 72 आवर्स बाद डिस्चार्ज दे सकते हैं। बाईपास सर्जरी इज़ अ मच बिगर प्रोसीजर और इसमें जो है जनरल एनेस्थीसिया में होती है। अच्छा। तो ऑपरेशन के 1 दिन पहले मरीज़ को एडमिट होना ज़रूरी है, उसके पूरे जो वर्कअप्स हैं एनेस्थेटिस्ट के हिसाब से वो देखना ज़रूरी है। और सर्जरी के नॉर्मली सर्जरी हो जाने के बाद पेशेंट को आईसीयू में 3 दिन तक रखा जाता है। अच्छा। इनिशियल 4-5 घंटे रूटीनली सब पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रखा जाता है और आफ्टर दैट 4-5 आवर्स अगर सब स्टेबल है, पेशेंट कंफर्टेबल है, अच्छे से जाग रहे हैं तो वेंटिलेटर निकालना नेक्स्ट स्टेप होता है। और उसके बाद जब सारे ट्यूब्स वगैरह सर्जरी रिलेटेड जो होते हैं वो निकल जाने के बाद पेशेंट थोड़ा बहुत चलना फिरना चालू कर दे, आमतौर से 2nd डे 3rd डे तक चलना चालू करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबली आईसीयू में चलते फिरते हैं, तब उनको वार्ड में शिफ्ट करा जा सकता है और वार्ड में 3-4 दिन का स्टे और रहता है। ऑन एन एवरेज सर्जरी हो जाने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अनइवेंटफुल रिकवरी है तो उम्मीद कर सकते हैं कि 6-7 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। सो बाईपास सर्जरी इज़ अ बिगर प्रोसेस कंपेयर्ड टू एंजियोप्लास्टी। हैविंग सेड दैट दोनों का रिस्क बहुत डिफरेंट नहीं है। हालांकि हमको अगेन ये महसूस होता है कि नहीं हफ्ते 10 दिन रहना पड़ेगा तो बहुत वापस बड़ा है, ज़रूर स्टे प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन डेफिनेटली रिकवरी इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप उससे घबरा जाएं और ना कराएं। जी। अच्छा, जो आप स्टेंट की बात कर रहे हैं कि स्टेंट लगाए जाते हैं, अगर ब्लॉकेज 2, 3, 4 जगह हो या फिर अमूमन ऐसा होता है कि 1-2 ही होते हैं,
ऐसा होता है इन केस की भाई 4 हो गए या 5 हो गए ब्लॉकेज, तो वहाँ पे स्टेंट इतने ही लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ? ब्लॉकेजेस मल्टीपल हो सकते हैं और 2-3 प्रकार के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, या तो छोटे ब्लॉक्स हों और हार्ट की तीनों मेन नसों में हों, अच्छा, या फिर एक ही नस में मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेजेस हों। अच्छा, तो आमतौर से 1 या 2 स्टेंट अगर एक ही नस में लगे हों तो 1-2 स्टेंट हो सकते हैं। कई बार अगर तीनों नसों में छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हों तो 3-4 स्टेंट भी हो सकते अच्छा। हैं। लेकिन जैसे हमारी स्टेंट्स की संख्या बढ़ती है नसों के अंदर, उतना रिस्क बढ़ता है कि वो ब्लॉकेजेस वापस आएं। तो इसलिए जहाँ मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं तो सर्जरी इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू एंजियोप्लास्टी। अच्छा, पहले तो मैं जानना चाहूँगी जो स्टेंट आप जिसकी बात करो किस मटेरियल से बनते हैं? ये स्पेशलाइज्ड एलॉय होता है। Okay. इसको जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में बनाया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के आते हैं। बेयर मेटल स्टेंट्स होते हैं, अच्छा, जिसमें दवाई की कोटिंग नहीं होती है, और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स होते हैं जिसके अंदर दवाई की कोटिंग होती है जी। और दोनों के अंदर डिफरेंस काफ़ी होता है रिजल्ट्स के अंदर। आमतौर से अगर बहुत बड़े साइज़ की नस हो और डायबिटिक नहीं हो, या छोटा सा अगर ब्लॉकेज, बहुत लॉन्ग सेगमेंट नहीं, शॉर्ट सेगमेंट ब्लॉकेज हो, तो कई बार बेयर मेटल स्टेंट्स भी बैठाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है उनके खुले रहने की संभावना काफ़ी हाई रहती है। बट अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज हो, या डायबिटिक हो, या मल्टीपल स्टेंट्स की ज़रूरत हो, तो जनरली ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स, जो दवाई वाले स्टेंट्स होते हैं, वो एडवाइजेबल होते हैं, क्योंकि उसमें वापस से ब्लॉकेजेस आने की चांसेस कम होते हैं। जो भी स्टेंट लगाएं पहले, या बेयर मेटल हो या ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स हो, इसमें वापस से ब्लॉकेजेस आने की संभावना मैक्सिमम होती है पहले 1 साल के अंदर। अच्छा, अगर 1 साल के अंदर आपको ब्लॉकेज नहीं आई है स्टेंट रिलेटेड, तो दोबारा आगे दोबारा तो फिर आगे जाके चांसेस कम होते जाते हैं कि ये परेशानी आपको वापस आएगी। और ऑन एन एवरेज जब दवाई वाले स्टेंट इस्तेमाल होते हैं तब रिकरेंस रेट, फेलियर रेट, या जो वापस ब्लॉकेजेस आने की संभावना होती है, वो कम से 2 to 5% कहते हैं। और यही चीज़ बेयर मेटल स्टेंट्स में करीब 15% से 20% होती है। अच्छा, तो दोनों के बीच में आप अंतर काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। इसलिए जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ इंडिकेटेड हो, जनरली दवाई वाले स्टेंट्स आज के समय में एडवाइजेबल होते हैं, क्योंकि उससे रिकरेंस होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। अच्छा, कभी ये मटेरियल क्या किसी तरह का इन्फेक्टिव, कोई इन्फेक्शन केसेस इनसे होता है? ये बहुत आपका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। थैंक यू। इन्फेक्शन जो है स्टेंट रिलेटेड बहुत ही कम होता है, जी, जी। लेकिन ये रेयर केसेस में हो सकता है। और अगर इन्फेक्शन होता है तो इसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कई बार इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और इन केसेस में सर्जिकल ऑप्शन भी काफ़ी हाई रिस्क हो सकता है। तो इन्फेक्शन ना हो वही सबसे अच्छी चीज़ है। और ज़्यादा करके सारे बड़े अस्पताल जो स्टैंडर्ड हाई वॉल्यूम वर्क करते हैं, वो एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि ये हार्ट का मामला है, हार्ट की नसों का मामला है। तो पूरे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो ट्रीटमेंट तो करना ज़रूरी है, लेकिन ट्रीटमेंट डेफिनेटली रिस्की रहता है। ऐसा एक कॉल आ गया। जी सर, जी। बहुत रेयर चीज़ है ये होना, और बट हम देखते हैं कि वंस इन अ वाइल इस प्रकार के केसेस हो सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम की बात की जाए, देखिए इतना तो मुझे गौर नहीं लगता, लेकिन फिर भी जैसे कि जो स्टेंट यूज़ होते हैं वो अपनी जगह से हट जाएं, या फिर उनमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाए बॉडी, वो कैसे डायग्नोस होगा कि उसे डायग्नोसिस? इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जब एंजियोप्लास्टी करी जाती है तो तुरंत जब स्टेंट लगाए जाते हैं उसके बाद चेक एंजियोग्राफी होती है, सेम ड्यूरिंग दैट सेम प्रोसीजर। तो जब स्टेंट पूरी तरह से अपनी जगह पे बैठा दिया गया है, उसको पूरी तरह इन्फ्लेट कर दिया है, बलून से खोल दिया गया है, उसके बाद एंजियोग्राफी का एक शूट जनरली वापस लिया जाता है, जिससे हम देख सकें कि बराबर से ओपन अप हो गया है कि नहीं। और अगर उस दौरान कहीं भी कुछ डाउट आता है तो उसी समय टेक्निकली उसको हैंडल किया जाता है। अगर पेशेंट को उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है और 4-6 हफ्ते निकल जाने के बाद में वापस सिम्टम्स होते हैं,
तो एंजियोग्राफी कई बार वापस करके देखने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम डेवलप हुई तो नहीं है। जी। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, मेरा एक साधारण सा सवाल है, अगर आप पेशेंट हों और आपको ये डिसीजन लेना है कि विच डॉक्टर इज बेटर बिटवीन 2 या 3 ऑप्शंस, तो हमें एज अ पेशेंट उस वक्त क्या अवेयर रह के डिसाइड करना चाहिए? हमें डॉक्टर से कंसल्ट करते वक्त क्या चीज़ों को तवज्जो देना चाहिए? अगर, क्योंकि बाईपास और एंजियोप्लास्टी ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे कॉजेज हैं जिनसे इंसान की जान जा सकती है, इट्स नॉट अ लाइट वे। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में हर पेशेंट या हर फैमिली इस प्रकार का डायलेमा फेस करती होगी कि हमको प्रॉब्लम है, हमारी एंजियोग्राफी हो गई है, अब हमको एंजियोप्लास्टी बताई है और किसी ने बाईपास बताया है, अब हम एंजियोप्लास्टी कराएं कि बाईपास कराएं कि हम दोनों ही नहीं कराएं। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन डॉक्टर्स की ओपिनियन में हो सकता है, हर केस एकदम क्लियर कट नहीं होता है। 80% 90% केसेस होते हैं जहाँ क्लियर कट एडवाइस दी जा सकती है कि आपको एंजियोप्लास्टी बेटर ऑप्शन है या सर्जरी बेटर ऑप्शन है। 10-15% केसेस होते हैं जहाँ एंजियोप्लास्टी भी करी जा सकती है और सर्जरी भी करी जा सकती है। तो उन केसेस में कई बार कंफ्यूजन होता है और एज अ डॉक्टर, एज अ कार्डियक सर्जन, कई बार हमारे लिए भी वो 10-15% केसेस में पूरी तरह से कन्विंसिंगली कह पाना कि कौन सा प्रोसीजर बेटर है वो डिफिकल्ट होता है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि हम दोनों ऑप्शन समझाएं पेशेंट को इन केसेस में, और अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट को लगता है कि नहीं एंजियोप्लास्टी के साथ हम ट्राई कर सकते हैं तो दे कैन टेक द डिसीजन। बट आमतौर से जब सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के अंदर जब कंट्रोवर्सी होती है तो नंबर ऑफ स्टेंट्स इन्वॉल्व वुड बी मोर इन एंजियोप्लास्टी। Being a surgeon, I would be biased more towards the surgery subconsciously, but definitely my practice is to explain and give the options to the patient and then let them take the decision on their own. क्योंकि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, लेकिन डिसीजन तो उनको ही लेना पड़ेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट्स कभी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हाँ हम दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, हम सर्जरी प्रेफर करते हैं। एक टाइम ये होता है जब कोई पेशेंट आके आपसे कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि आप ये करो या मैं नहीं चाहता आप ऐसे करो, तो उस वक्त एक उलझन आती है कि अगर नहीं मेरा तो बाईपास कर दीजिए जहाँ पे एंजियोप्लास्टी जरूरी है, तब आप फिर कैसे केस को हैंडल करते हैं? नहीं, That time they want their choice. हाँ, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पेशेंट सामने से बोले नहीं हमारी सर्जरी कर दीजिए, हमको एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है। बिल्कुल। लेकिन वंस इन अ वाइल होता भी है इस प्रकार के पेशेंट्स, कहीं उनकी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हो और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, तो समटाइम्स दे डू कम एंड टेल अस कि नहीं हमको एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है कि उसमें फेलियर रेट ज़्यादा है या एंजियोप्लास्टी हमारी जो है ज़्यादा स्टेंट लग जाएंगे या बराबर लगे नहीं लगे मालूम नहीं पड़ेगा, तो हमारी आप सर्जरी कर दीजिए। लेकिन जहाँ क्लियर कट इंडिकेशन है कि एंजियोप्लास्टी बेटर ऑप्शन है, वहाँ एज अ सर्जन आई वुड नॉट एडवाइज एनी सर्जरी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। 7-8 दिन 10 दिन का स्टे अस्पताल में रहता है, डेफिनेट एक रिकवरी पीरियड है जो एंजियोप्लास्टी से लॉन्गर है। अगर आपको सर्जरी का बेनिफिट होने वाला है तो डेफिनेटली आपको वो प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन अगर बेनिफिट एंजियोप्लास्टी का होने वाला है तो फिर आपको वो 8-10 दिन के लंबे प्रोसेस और रिकवरी प्रोसेस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रेफर होता है आपके लिए वही वाजिब। बिल्कुल सही। ओके, अगर बाईपास होता है तो उसमें रिकवरी में कितना टाइम लगता है? मतलब रूटीन में आने में आपको कितना वक्त लगता है पेशेंट को? रूटीन देखिए, जैसे मैंने बताया 2nd-3rd डे से चलना फिरना चालू कर देते हैं। जब डिस्चार्ज करते हैं तब पेशेंट अपनी केयर खुद से ले सकते हैं, मतलब अपना रूटीन जो है बाथरूम जाना या घर के अंदर चलना फिरना, या अगर बहुत अच्छे से मोटिवेटेड हो तो वो वॉक्स के लिए भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली हम लोग 2 ही चीजें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहते हैं कि कुछ हैवी वेट्स नहीं लिफ्ट करने हैं 2 महीने के लिए, और अगर ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग 2 महीने के लिए नहीं करनी है। उसके अलावा सब प्रकार की एक्टिविटीज वो धीरे धीरे करके चालू कर सकते हैं। नॉर्मली द बोन हीलिंग टेक्स अराउंड 6 वीक्स टाइम। तो जो हम जो छाती के थ्रू जाते हैं ऑपरेशन करते हैं तो हेलो जी,
सो नॉर्मली जब हम ऑपरेशन करते हैं तो स्टर्नल बोन के थ्रू करते हैं, जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, और उसको हम फिर एंड ऑफ सर्जरी अंदर से फिक्स करते हैं। तो इट इज लाइक अ फ्रैक्चर विच इज देयर विच हैज बीन फिक्स्ड इंटरनली। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 weeks फॉर द बोन टू हील कम्प्लीटली एंड यूनाइट कम्प्लीटली। 6 हफ्ते के बाद, मतलब 1.5 से 2 महीने के बाद एक चेकअप हो जाने के बाद पेशेंट्स कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर दे वांटेड टू। अगर वो स्पोर्ट्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं या कुछ वेट्स या जिम करते हैं तो वो सब भी चालू कर सकते हैं। अच्छा। So after 2 months they can do everything whatever they were doing before the surgery. और इसके अपोजिट अगर एंजियोप्लास्टी की बात की जाए उसमें एंजियोप्लास्टी में क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में होता है प्रोसीजर, क्योंकि नस के थ्रू होता है और मतलब कोई ज्यादा चीरा फाड़ी का कोई काम ही नहीं है छेड़ा तो इसलिए नॉर्मली 2nd-3rd डे तक डिस्चार्ज हो जाते हैं। अच्छा। और 15-20 दिन, महीने भर बाद वो अपना रेगुलर सब एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो एंजियोप्लास्टी का रिकवरी पीरियड फास्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। सर्जरी का रिकवरी फेज थोड़ा लंबा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन कि मैटर कितना सीरियस है। अगर ज्यादा मैटर तो फिर बाईपास, अदरवाइज आप एंजियोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। और डाइट शेड्यूल की बात की जाए तो बाईपास पेशेंट को क्या फिर डाइट शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है? बाईपास हो या एंजियोप्लास्टी हो, डाइट शेड्यूल दोनों ही कंडीशंस में फॉलो करना है, क्योंकि प्राइमरली हम जो दोनों ट्रीटमेंट करते हैं वो कर रहे हैं हम जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस आई हैं उसके लिए। तो नसों में ब्लॉकेजेस वापस से ना आए, या जो बाईपास किए हैं या जो स्टेंट किए हैं वो लंबे समय तक खुले रहे हैं, उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करने ही है। अगर हम काफ़ी इरेगुलर लाइफ जीते हैं, अगर हम अनियमित जीवन जी रहे हैं, अपना एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो सब हमको करना है। डाइट में अगर हमको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का कंट्रोल स्ट्रिक्टली होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर है तो खाने में सॉल्ट की मात्रा कम रखनी ज़रूरी है। और अगर हम काफ़ी तला हुआ खाना खाते हैं या घी खाते हैं या फैटनिंग फूड्स खाते हैं जी, तो वो सब हमको कर्टेल करने, कम करने की ज़रूरत है। हमारा एम ये रहना चाहिए कि हम एक्सरसाइज के द्वारा फिट हो सकें, अपनी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ा सकें, और अगर हम ओबीज हैं या हमारा वेट ज़्यादा है तो हम अपने वेट को कट डाउन करने की कोशिश करें। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है कि छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत अहम। जब शुगर और ब्लड प्रेशर की बात कही जाती है तो हम लोग कहते हैं अमूमन उम्र दराज लोग इस चीज को फेस करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या बाईपास या एंजियोग्राफी यूथ कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लिकेशन को फेस कर सकती है? चांसेस है ऐसा कुछ? बिल्कुल, ये टिपिकल प्रॉब्लम है हमारे देश का और एशियन पॉपुलेशन का एज सच। हमारे यहाँ जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, ये ऑलमोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड से 10 से 15 साल अर्लियर होता है। दैट मीन्स हमारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग 70 की एज में फेस करते हैं वो हम 55-60 की एज में फेस करते हैं। तो इनफैक्ट जो हमारे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या WHO के जो फिगर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हार्ट अटैक्स इन इंडियंस हैपन लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज, और उसमें से भी 25% ऐसे लोग होते हैं जो 40 साल की उम्र से भी कम हैं। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ ये जो पॉपुलेशन है इसमें यंगर पॉपुलेशन का बेस काफ़ी है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। शायद हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं या जेनेटिकली हम प्रीडिस्पोज हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ अवेयरनेस भी कम है, क्योंकि हम रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं। तो कई बार हम डायबिटिक हैं लेकिन हमने चेकअप नहीं कराया है तो हमें कभी मालूम नहीं पड़ता है, और जब पहली बार डिटेक्ट होता है तो हमारी शुगर 400-500 की रेंज में होते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा। हाँ, ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो गया होता है नसों में, और तब पहली बार हमें समझ में आता है डायबिटीज़ है। तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, और हमारे देश में खास करके यंगर पेशेंट्स को ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हेल्थियर लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर संदीप अग्रवाल हैं। आप जॉयडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में सेवाएं दे रहे हैं और हर महीने के दूसरे रविवार को जोधपुर पधारते हैं और यहाँ पर भी पेशेंट्स का चेकअप करते हैं। आज वो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आप कार्डियक सर्जन हैं और अब दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में, सर्जरी, बाईपास और एंजियोप्लास्टी जैसी बात के बारे में बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल शो में यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे डॉक्टर संदीप अग्रवाल के साथ। जायडस हॉस्पिटल्स अहमदाबाद गर्व करता है डॉक्टर संदीप अग्रवाल के साथ जुड़ने पर।
हार्ट सर्जरी में 16 साल से भी अधिक वर्षों का अनुभव। मुंबई के प्रमुख संस्थान से अपनी कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग लेने के बाद इंग्लैंड में उच्च सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए 6 साल गुजारे। FRCS और UK स्पेशल बोर्ड्स सर्टिफिकेशन की उपलब्धि हासिल की। एडल्ट स्पेक्ट्रम में सभी प्रकार की कार्डियक सर्जरी का गहन अनुभव। रीडू सर्जरीज में विशेष कुशलता। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जायडस हॉस्पिटल। किसी भी हृदय रोग संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैडी टॉक में मैं आपकी होस्ट रोदो शिल्पा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जायडस हॉस्पिटल। आप उनसे बात करना चाहते हैं सीधे तौर पर तो फोन कर सकते हैं 8107800000 पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बारे में। उसके अलावा भी आपके जहन में अगर हार्ट से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई सवाल है तो आप कॉल करके सीधे तौर पर उनसे बात कर सकते हैं। आपका एक बार फिर से शो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं सर, बाईपास होने के बाद क्या दोबारा बाईपास होने के चांसेस बनते हैं? ऐसा होता है? नॉर्मली बाईपास सर्जरी हो या एंजियोप्लास्टी हो, उसके बाद ब्लॉकेजेस आने की संभावना थोड़ी बहुत रहती है। अगर नॉर्मली अगर बाईपास सर्जरी हम करते हैं तो 10 से 15 साल तक उम्मीद रखते हैं कि कोई और तकलीफ ना आए। लेकिन जैसा मैंने बताया, काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई कितना किया है, आपके रिस्क फैक्टर्स को कितना कंट्रोल किया है, दवाइयाँ रेगुलरली ली हैं कि नहीं ली हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर आपको वापस से सिम्टम्स होते हैं और एंजियोग्राफी में ऐसा डिटेक्ट होता है कि या तो जो ग्राफ्ट लगाए हैं वो ब्लॉक हुए हैं या फिर नई ब्लॉकेजेस ग्राफ्ट के आगे आई हैं, तो उनका इलाज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगेन ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के ब्लॉकेजेस हैं, कितनी नसों में ब्लॉकेजेस हैं, क्या वो ब्लॉकेजेस को हम एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, और अगर एंजियोप्लास्टी के द्वारा नहीं खोल सकते तो क्या हम बाईपास सर्जरी वापस कर सकते हैं कि नहीं। अगर इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हों और मल्टीपल ब्लॉकेजेस हों जो एंजियोप्लास्टी से नहीं खोली जा सकती हों, तो वापस बाईपास सर्जरी करी जा सकती है। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम बाईपास सर्जरी रिपीट करी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बार जब हम सर्जरी रिपीट करते हैं तो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि सर्जरी पहली बार जब करते हैं उसके बाद जो ब्रेस्ट बोन के पीछे हार्ट की सतह होती है, नॉर्मली वो स्कारिंग के कारण हार्ट ब्रेस्ट बोन के साथ काफ़ी चिपकी हुई होती है। और मेन रिस्क होता है जब हम वापस से सर्जरी करते हैं तो हमको ब्रेस्ट बोन वापस से ओपन करके अंदर जाना है। तो उस स्थिति में क्योंकि हार्ट काफ़ी नज़दीक होता है ब्रेस्ट बोन के, तो हार्ट को डैमेज करने का रिस्क डेफिनेटली रहता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं, जो हाई वॉल्यूम सेंटर्स में काम करते हैं, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है रीडू सर्जरीज में, वो इसको रीजनेबल सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। तो अगर सेकेंड टाइम सर्जरी की एडवाइस हो या थर्ड टाइम सर्जरी की एडवाइस हो तो उसको कराने में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। डेफिनेटली रिस्क थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कोई भी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं तो वो डिपेंड करती है रिस्क और बेनिफिट के रेशो पे। जहाँ बेनिफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और रिस्क बहुत कम है, वहाँ सर्जरी का ऑप्शन लेना चाहिए। अब सर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन सर एक वीडियो हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे उन पेशेंट का जिनको आपने ऑपरेट किया था, बाईपास सर्जरी हुई थी उनकी शायद, और उसके बाद वो अपना रूटीन बहुत बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, घर का सारा काम, ग्रॉसरी लाना, बगीचा संभालना, सब कुछ करते हैं। अब हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सर का ऑपरेट किया हुआ एक पेशेंट है जो अपने रूटीन को बेहद प्यारे अंदाज में और खुशनुमा जिंदगी के साथ जी रहा है। आप भी इस वीडियो को देखिए और समझिए कि बाईपास से डरने की जरूरत नहीं है।
नवंबर में मुझे अटैक आया था और मेरा परिवार वाले और उनका हमारा सन का फ्रेंड जायडस में ले गया। जायडस हॉस्पिटल में मुझे एंजियोग्राफी किया। संदीप अग्रवाल जी डॉक्टर है जो कार्डियक का सर्जन है, और मेरी बाईपास सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हो गई। वहाँ 1 वीक में रहा, बाद में मुझे डिस्चार्ज किया। आफ्टर 1 मंथ मैं अंबाजी यात्रा पे गया। आफ्टर 2 मंथ्स मैं गोपुर, वृंदावन, मथुरा 1 वीक के लिए गया। अभी मैं नॉर्मल रूटीन डाइट में मेरा चल रहा है। अग्रवाल जी एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन दिन में 4 दफ़े वो विजिट करता था। मुझे नई जिंदगी मिल गई, ऐसा मुझे आज महसूस होता है। अभी मैं नॉर्मल रूटीन डाइट में हूँ। मैं स्कूटी भी चलाता हूँ, सब्जी वगैरह भी लेके जाता हूँ, ग्रोसरी लेता हूँ, सब कुछ मैं रूटीन वर्क पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से करता हूँ। और मुझे जायडस में बहुत रिजनेबल चार्ज से मुझे ट्रीटमेंट किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि बाईपास सर्जरी जिस नाम से लोग डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से आपकी बाईपास सर्जरी की जाती है तो उसके बाद भी आप अपनी रूटीन को बिल्कुल वैसे ही जी सकते हैं जैसे उससे पहले जीते हैं। अपने घर का सारा काम, सारा फिजिकल वर्क सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एहतियात की जरूरत होती है। इस वीडियो से सारे कंसेप्ट आज हमारे क्लियर हो गए, क्यों सर? बिल्कुल। जब विनोद जी हमारे पास आए थे उस समय उनको फ्रेश अटैक आया था। उनका हार्ट का पंपिंग 60% से घटकर 30-35% हो गया था। जी। इमरजेंसी में एंजियोग्राफी करी थी और उसके बाद उनके हार्ट को सपोर्ट करने के लिए टेम्पररी बलून पंप की ज़रूरत लगी थी। और उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद अनइवेंटफुल रिकवरी हुई, जैसा मैंने बताया हफ्ते भर के अंदर डिस्चार्ज हुए। और नॉर्मली 1.5-2 महीने बाद वो अपने सारे रेगुलर शेड्यूल्स फॉलो अप करना चालू कर दिए। और लास्ट 15 दिन पहले वो ऑलमोस्ट उनकी सर्जरी को 6 महीने हो गए और रेगुलर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और वो अभी अपने बच्चों को विजिट करने अमेरिका चले गए हैं। तो बाईपास सर्जरी के बाद नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अच्छा सर, जैसे हार्ट फेल की बात कही जाती है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और वो पेशेंट चले गए, हमेशा ये कहा जाता है उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थे, विद इन कुछ मिनट हुआ और वो उनकी डेथ हो गई, उन्हें सीने में दर्द हुआ। क्या सर वाकई में ये चीज़ कोइंसिडेंटली सडनली होती है या फिर इससे पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में कि भाई 2-4 दिन से डायग्नोस हो रहा था, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा फील हो रहा था, ऐसे सिम्टम आ रहे थे, ये कुछ होता भी है या फिर सडनली हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कई बार पेशेंट एब्सोल्युटली फिट हों, कभी कोई उनको तकलीफ ही नहीं हुई हो और सडनली कोई उनकी हृदय की नस 100% बंद हो जाती है, जिससे सडनली पूरा ब्लड सप्लाई हार्ट का पंप का बंद हो जाता है। उस स्थिति में सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है कि हृदय की गति अनियमित होने के कारण हार्ट का पंप करना बंद कर देता है और उसकी वजह से पेशेंट कोलैप्सेस सडनली एंड देन दैट कैन रिजल्ट इन सडन डेथ। तो ये पॉसिबल है। कई बार ये अगर नींद में हुआ हो तो नींद में ही पेशेंट गुजर जाते हैं और उनको अस्पताल पहुंचने का मौका नहीं मिलता है। कई बार ये अपनी लापरवाही भी हो सकती है कि थोड़ा बहुत दर्द हुआ हो, हमने उसको नज़रअंदाज किया हो और वो शुरुआत हो माइनर अटैक की और उसको क्योंकि हम नज़रअंदाज करते हैं, अपना कामकाज डेली का चालू रखते हैं और स्ट्रेस की वजह से वो माइनर अटैक से कन्वर्ट होके मेजर अटैक में हो जाए और मेजर अटैक होने के कारण अगेन वही स्थिति पैदा हो जहां हार्ट तुरंत फेल हो जाए और पंपिंग करना बंद कर दे। तो सडन हार्ट अटैक्स भी होते हैं और कई बार हम जो है साइलेंट अटैक्स भी फेस करते हैं डायबिटिक्स में, और कई बार हम नज़रअंदाज सिम्टम्स को करने की वजह से भी इस प्रकार की दुविधा में पड़ सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट में 72 बार शायद दिल धड़कता है, 72 से 75 बार। अगर कोई एबनॉर्मल केस ऐसा हो कि उसमें इससे भी ज़्यादा बार दिल धड़कता है तो क्या वो नोटिस करने और सीरियस वाली बात है या? बिल्कुल। अगर हार्ट बीट आपकी एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होती है
या फिर अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर होती है या आपको अपनी हार्ट बीट फील होती है कि धड़कन आपको सडनली तेज फील हो रही है या कम हो रही है तो आपको डेफिनेटली चेकअप कराना चाहिए। ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है या फिर ये इंडिकेटर हो सकता है कि आपकी हार्ट की नसों में कोई प्रॉब्लम हो या हार्ट के वाल्व्स में कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर आपकी धड़कन आपको लगता है महसूस हो रही हो या काफ़ी ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ती हुई लग रही हो या इरेगुलर होती हुई अनियमित होती हुई महसूस हो रही हो तो आपको चेकअप डेफिनेटली कराना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम का इंडिकेटर हो सकता है। शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं क्या उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं या एक हेल्दी पर्सन को भी उतने ही चांसेस रहते हैं जितने शुगर और ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को होते हैं? शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट बढ़ाते इजाफा करते हैं जी। जो हम 5 या 6 मुख्य रिस्क फैक्टर्स मानते हैं हार्ट डिजीज के लिए उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है डायबिटीज़ जी, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री अगर आपके जेनेटिक्स ऐसे हों पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर्स को किसी हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको हो सकती है, आपको ज़्यादा रिस्क है हार्ट प्रॉब्लम होने का। अच्छा। अगर आप स्मोक करते हो या टोबैको का यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जिसको हम टाइप ए पर्सनालिटीज़ कहते हैं कि हर समय कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, हर समय भागदौड़ करते रहते हैं, डाइट टोटली अनकंट्रोल्ड है, कहीं एक्सरसाइज या अपने लिए टाइम की कोई गुंजाइश नहीं है तो उन केसेस में भी ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। बट डेफिनेटली अपने देश में जैसा मैंने बताया डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखते हैं हम। इनको हम साइलेंट किलर्स भी कहते हैं क्योंकि इनके सिम्टम्स जब आते हैं तब ऑलरेडी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है, इसलिए आफ्टर सर्टेन एज रेगुलर चेकअप्स कराना ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह का आजकल टाइम है स्ट्रेस फ्री लाइफ हम में से किसी की भी नहीं है। हमारा जहन कहीं ना कहीं दिमाग कहीं ना कहीं घूमता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यूथ को अपने करियर को लेकर है और बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी आगे बिताने का है, बच्चों को आगे करियर बनाने में। क्या सर स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करता है? डेफिनेटली स्ट्रेस जैसा आपने बताया इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम स्ट्रेस को अपने डे टू डे लाइफ से बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अपने लिए ज़रूर थोड़ा समय निकाल सकते हैं। अगर डेली ना हो तो हफ्ते में 4-5 बार निकालें। अगर आपको घंटा 2 घंटा नहीं मिलता हो तो मॉर्निंग में आधा घंटा, नाइट में या इवनिंग में आधा घंटा निकालें। एक आप रेगुलर कुछ एक्सरसाइज जो भी फिजिकल एक्टिविटी, हाँ फिजिकल एक्टिविटी पसंद हो या तो वॉकिंग पसंद हो या अगर आप साइकिलिंग करते हो साइकिलिंग करें। अगर आप जिम जाना शौकीन, हाँ बिल्कुल, तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट आमतौर से लोग जिम की ईयरली मेंबरशिप भरते हैं उसके बाद वो पहले दूसरे दिन जाने के बाद में छुट्टी मनाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं होती है बिल्कुल। तो जो भी एक्टिविटी आप करें वो ऐसी करें जो आप प्रैक्टिकली अपने डे टू डे रूटीन में रेगुलरली फॉलो कर सकें, जो आपके घर के नज़दीक हो, जो आप जाने आने में टाइम वेस्ट ना करके एक्सरसाइज करने में वेस्ट करें। हम लोगों को क्या आदत होती है कि हम लोगों को छोटा मोटा बुखार सर्दी जुकाम होता है, हम लोग कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं। क्या इस तरह की दवाइयाँ के आदत डाल लेना या फिर ये दवाइयाँ लेना हमारे दिल पर असर करती है? नॉर्मली ऐसी दवाइयाँ जो हम ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, जो जैसा आपने बताया कफ कोल्ड फीवर की हैं, जो रूटीन बेसिक एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे हार्ट के ऊपर कोई असर नहीं आता है। तो इसलिए जो एकदम ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल ड्रग्स हैं उनको लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ डॉक्टर मैं ये सलाह दूंगा कि आपका फैमिली फिजिशियन इज़ लाइक ए फैमिली मेम्बर। अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है तो पहले सलाह अपने फैमिली फिजिशियन की लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी फैमिली हिस्ट्री को जानता है, आपको जानता है, रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो अप करते हैं, उनको एलर्जीज का आपके बारे में मालूम होएगा, तो आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है कौन सी नहीं करती है, तो दे कैन गिव यू मच बेटर एडवाइस रादर देन डायरेक्टली आप स्पेशलिस्ट के पास पहुँचें। उससे अच्छा होएगा आपके नज़दीकी फैमिली फिजिशियन को पहले दिखाएं, जिससे वो आपको एडिक्वेटली गाइड कर सकें। ओके, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी जिन भी पेशेंट्स की होती है उन्हें फॉलोअप के लिए डॉक्टर क्या सजेशंस देते हैं? आप एज अ कार्डियक सर्जन क्या सजेशंस देते हैं पेशेंट्स को?
फॉलोअप के लिए इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, जैसे मैंने बताया कि 1 वीक आफ्टर डिस्चार्ज और 10 डेज आफ्टर डिस्चार्ज हम रूटीनली बुलाते हैं, जिसमें हम ड्रेसिंग सब चेक कर लेते हैं। एक बार सारी सर्जिकल साइट्स स्कार्स अच्छे से हील हो गए हैं तो नॉर्मली हम अलाउ करते हैं कि आप रूटीन बाथ ले सकते हैं, सोप यूज़ कर सकते हैं और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं जैसे स्कार्स। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? रमेश बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। सर से जानना चाह रहा था मैं, ये हार्ट की जो बीमारी होती है वंशानुगत होती है क्या? अगर होती है तो जो पीछे वाले जनरेशन है उनको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? जी, अचानक होती है हार्ट से रिलेटेड बीमारी या बीमारी में तो बाईपास और हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो अचानक जनरली नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी पेशेंट को अचानक हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे हमने बात किया कि कुछ पेशेंट्स में सडनली 100% दिख जाते हैं, किसी में 100% ब्लॉक होने से वो डायरेक्टली उनको बड़ा अटैक आता है और हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है और वो उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अगर हार्ट की ब्लॉकेजेस के कारण हो रही होती है तो उनको जो है सांस में तकलीफ हो या थोड़ा चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता हो या सीढ़ियाँ चढ़ते समय उनको लग रहा हो कि नहीं, पहले मैं 6 महीने पहले मैं 3-4 माले आराम से चढ़ जाता था लेकिन अब 1 फ्लोर चढ़ने में भी मुझे तकलीफ हो रही है। जी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एसेस करना ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है और वो हम सबकॉन्शियसली कम कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा अगर स्पीड से चलते हैं या ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं तो सिम्टम्स होते हैं, तो इन दैट केस इज़ बेटर कि डॉक्टर की सलाह लें उसमें। तो हम बात कर रहे थे इसके पहले कि पोस्ट सर्जरी हमको फॉलोअप में क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि एक बार ड्रेसिंग्स क्लियर हो जाते हैं, स्कार्स क्लियर हैं, तो उनके ऊपर रूटीन मॉइस्चराइजर्स लगा सकते हैं जिससे स्कार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्टन हो जाएं और उनके मार्क्स कम हो जाएं। और लॉन्ग टर्म में जो सलाह हम नॉर्मली देते हैं कि 1 ईयर एटलीस्ट चेकअप्स कराने चाहिए और उसमें बेसिक चेकअप्स जो हैं एकोकार्डियोग्राफी है या TMT है जो आपके डॉक्टर सलाह देते हैं उसके हिसाब से करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइजेस, डाइट कंट्रोल एंड अगर आपके कुछ हैबिट्स हैं स्मोकिंग या टोबैको तो उसको बंद करना है बिल्कुल, एंड दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है। इसके अलावा जितना इसको आप रेगुलरली फॉलो करेंगे उतने चांसेस हैं कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने की संभावना कम होगी। आज आपसे बात करके एक बार फिर से हमने बाईपास और एंजियोप्लास्टी के बारे में अपने नॉलेज को गेन किया है, आगे बढ़ाया। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप अग्रवाल कार्डियक सर्जन मौजूद थे स्टूडियो में और उनसे हमने काफी सारी बातें की। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी मैं आपकी होस्ट रोदो शिल्पा लेकर एक नया विषय, एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।